हाय, दिस इज़ वासिल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पाइथन का फुल कोर्स करने जा रहे हैं जो कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी और उर्दू में परस्यू करना चाहते हैं पाइथन के कोर्स को। बहुत सारी ऐसी पाइथन की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे कि वो या तो इंग्लिश में है और या स्पेसिफिकली पाइथन के लिए नहीं है, जिसमें डिजेंगो, फ्लास्क वगैरह वेब डेवलपमेंट और भी कैटेगरीज आती है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना पाइथन करेंगे जितना एसेंशियल है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए। ये पाइथन हम इंटरमीडिएट लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक्स फंडामेंटल्स, पाइथन के फंडामेंटल से लेके एडवांस लेवल तक हम साइकिट लर्न तक हम बिल्कुल इस वीडियो में पूरी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड पहले ये वीडियो जो है 4 मॉड्यूल्स पे है, जिसमें 4 मॉड्यूल्स है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे पाइथन फंडामेंटल्स, सेकेंड मॉड्यूल में हम थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल का पाइथन करेंगे, थर्ड मॉड्यूल में हम थोड़ी सी कोर की लाइब्रेरीज करेंगे डेटा साइंस की, और फोर्थ मॉड्यूल में हम मशीन लर्निंग को टच करेंगे, मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न। और आई एम प्रिटी श्योर दैट आफ्टर completing this video with me and you will be able to work with real world projects and you don't need to watch any other course for Python for data science और machine learning। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी रहेगी और आपको दूसरे किसी भी चैनल और किसी वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। So this is our course content. We are gonna learn this and I'm gonna teach you 4 modules. So मैंने 4 modules तैयार करके रखे हैं और हम इसको 1 by 1 स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जितना AI, डेटा साइंस एंड ML के लिए एसेंशियल है। तो फर्स्ट मॉड्यूल का हमने ये कंटेंट बनाया है, हम ये पढ़ेंगे और लास्ट में क्विज़ होगा। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा। सिर्फ ये लिखना होगा कि क्विज़ इज़ इक्वल टू ऑप्शन A, B, C, इस तरह सिर्फ ऑप्शंस बताने हैं आपने। और ये मॉड्यूल 2 का है, जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो हम ये पैकेजेस पढ़ेंगे, ये कंटेंट में ये सारे एसेंशियल जो है वो पढ़ेंगे और इसके भी लास्ट में एक क्विज़ होगा और हम इसके बीच में जो है वो अपना कोड करेंगे सारा मॉड्यूल 2 के रिलेटेड जो होगा। और ये मॉड्यूल 3 का कंटेंट है numpy, pandas, matplotlib, ये सारी लाइब्रेरीज़ है। और लास्ट में 5th में जो हम है उनकी मदद से हम इसको अपने डेटा को क्लीन करेंगे ताकि वो मॉडलिंग के लिए हम उस डेटा को रेडी करें। 4th मॉड्यूल जो है लास्ट वाला, वो हम साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, उसके साथ हम डील करेंगे। और इसका कंटेंट ये है कि हम पहले इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर मशीन लर्निंग के जो टाइप्स है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग वो देखेंगे और फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर्स असल में कहते हैं कॉलम्स को, उसके साथ हम डील करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। और ये मॉड्यूल 4 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत लंबा होने वाला है। और लास्ट में हम मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, यानी एरर वगैरह को रिड्यूस कैसे करना है और इसकी एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करनी है, और लास्ट में भी इसका क्विज होगा। तो अभी हम डाउनलोड करेंगे पाइथन की डिपेंडेंसीज को, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम काम करेंगे, जिसको जुपिटर नोटबुक कहते हैं, और वो हम एनाकोंडा से डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपने जो है सर्च बार में ये लिखना है, इसके बाद ये वाला वो आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। और मैं ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, ये हम
डाउनलोड करेंगे, स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर जो है उस पर आप क्लिक करना है, मिनीकॉन्डा का नहीं करना। ये बस स्टार्ट होना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, 3 आवर्स लगेंगे मेरे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लो है नेट। और अभी पाइथन को डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने विंडो पे क्लिक करना है, अगर लिनक्स यूनिक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है जिसने करना है तो वो सिंपली उन पे क्लिक करे। तो मैं विंडो कर रहा हूँ, मैं विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ। और लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडोज़ 7 और उससे पहले जो विंडोज़ है उस पर काम नहीं करता। तो हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास 10 है सॉरी। ये भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये जब दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तब हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। इन दोनों के बाद फिर हम जो है वो आगे का काम करेंगे। सिंपली ये जो है दोनों का जो सेटअप है इस पे आपने वो करना है, क्लिक करना है और नेक्स्ट करते जाना है। दोनों में सेटअप सब कुछ है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, सिर्फ मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको मज़ीद डाउनलोड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। फिर आपने नेक्स्ट करते जाना है, बस सेटअप होता जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट जिस लोकेशन में ये सेव हो रहा है उसी में सेव होने देना है अपने। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। Now the files got successfully downloaded, so अभी इसको हम इंस्टॉल करते हैं। एनाकोंडा को मैं इंस्टॉल करूँगा, पाइथन को इंस्टॉल करना बिल्कुल ही सिंपली है। दोनों का जो है वो जो रिकमेंडेड ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करना है। इसके लिए न्यू फोल्डर्स बनाना है, एनाकोंडा, ओके। ओके, नेक्स्ट, ओके बस सिर्फ क्लिक करना है। Yes, add to path, not recommended, it's not recommended। जो not recommended उसको वैसे ही रहना है। इन तीनों को टेक मार्क नहीं करना है, ऐसे ही रहना है, रहने देना है। Now setup was completely successful and we need to click on the next we need this Jupyter notebook from this Anaconda. Finish. So right now I don't want to launch the Anaconda navigator, just click on the finish button. Same as the case with the Python, also do the same thing for downloading this. But I have installed, so I don't need to uninstall it and don't need to repair it, neither I want to modify it. Just click on it and add to path। यहाँ एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे टिक करना है, वहाँ पे लिखा होगा कि ऐड टू पाथ, उस पर क्लिक करना है, बस नेक्स्ट करते जाना है और वो सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अभी लॉन्च करते हैं जुपिटर नोटबुक को। वेट, अभी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखना है यहाँ पे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट,
इस पर क्लिक करना है, प्रॉम्प्ट पे, नेविगेटर पे क्लिक नहीं करना, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। यहाँ से हमने लॉन्च करना होता है जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, एंटर। अभी कुछ ही देर में ये नोटबुक जो है वो पॉपअप हो जाएगा। और सबसे पहले तो एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड होंगे, पैकेजेस, इसके बाद लोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा हमारे लिए जुपिटर नोटबुक। फिर उसमें हम अपना प्रोजेक्ट्स, कोडिंग वगैरह हम जुपिटर नोटबुक में करेंगे। जुपिटर नोटबुक एक IDE है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस तरह कि आपने अगर नाम सुना होगा VS कोड, इस तरह का ये भी एक IDE है जिसमें हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन की टर्मिनल को सिलेक्ट करना है, कर्नल को, सॉरी इट्स नॉट टर्मिनल, इट्स कर्नल। न्यू नोटबुक आ जाएगा। यहाँ पे नाम देना है कि लेट से हमारा ये फर्स्ट वो है, मैं डेमो लिखता हूँ, डेमो पाइथन रीनेम। ये सेल्स है जिस पे हम काम करेंगे। इससे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इससे हम इसको डिलीट करते हैं, और ऐसे हम जो है इसको चेक पॉइंट लगाते हैं, यानी जितना काम हमने किया है इसको क्लिक करके वो सारा सेव हो जाएगा। कॉपी, एंड इससे हम सारे उसको सेल्स को रन करते हैं। और बाकी ये जो है कर्नल्स है, कर्नल वो होता है जो कि हमारे पाइथन के कोड को एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि लाइव रन टाइम पे ये काम करता है, हमारे कोड्स के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हमारे कोड को लाइव रखता है इस IDE के साथ। बाकी हम इसको साथ साथ देखेंगे। फ़िलहाल अभी जो है इतना ही काफ़ी है कि इसको इस तरह सेटअप करना है। सॉरी गाइस, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें जो है वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई और सिर्फ 20 मिनट का लास्ट पार्ट सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं अभी दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसी एग्जिस्टिंग कोड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट ले रहा हूँ। अच्छा, तो हम पहले मॉड्यूल 1 कर रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स के, जिसमें पाइथन बेसिक्स है, ऑपरेटर्स है, स्ट्रिंग्स, कंट्रोल फ्लो और यानी इफ़ एल्स वगैरह, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, फाइंड, हैंडलिंग, ये सब चीज़ें हम करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले डील कर रहे थे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि बिल्कुल बेसिक्स और सबसे फर्स्ट चीज़ आती है। तो जैसे मैंने नेम लिखा है, नेम को मैंने नेम असाइन किया हुआ है वासिद नेम जिसमें स्टोर है उसको वेरिएबल कहा जाता है। ये नेम वेरिएबल है, ये एज भी एक वेरिएबल है। जो स्टोर हो रहा है, जिसमें कोई चीज़ स्टोर हो रही है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी एक वेरिएबल है। ये सारे वेरिएबल्स हैं और डबल कोट्स के अंदर बंद है, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है। हम इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स एक ही बात है। और ये इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू, ये बूलियन है। और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट यूज़ होता है वहाँ पे जब जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं कि मुझे फॉर्म डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, सेम उसी तरह हम उसने अपने नेम डेटा, जो भी हम डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं, सॉरी विजुअलाइज नहीं बच के शो करना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है,
अभी यहाँ पे जो है वो वेरिएबल में सिर्फ स्टोर था। अभी जब मैंने इस सेल को रन किया तो कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन प्रिंट की वजह से मुझे इसी का आउटपुट मिला। अभी लेट्स से मैं सिर्फ नेम का आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ वासिफ खान नज़र आया। अभी मैं यहाँ पे एज का देखना चाहता हूँ विद एज, सिर्फ एज के साथ सिर्फ एज का देखना चाहता हूँ तो ये निकला। और डेटा टाइप्स कहते हैं उसको कि इस डेटा का कौन सा टाइप है, यानी इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, इसका जो है वो इंटीजर है, इसका जो है फ्लोट है, इसका है बुलियन। लाइक अभी मैं सिर्फ टाइप लिख के इसका टाइप डिफाइन करना चाहता हूँ कि मुझे पाइथन बताए कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे सॉरी अभी ये बुलियन है। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि नेम का कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। अभी एज का करना चाहता हूँ तो वो एक इंटीजर है। अभी इस डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में गिवन हो और जैसे एज जो है 22 एक इंटीजर है, वो लिखा गया है स्ट्रिंग में क्योंकि कोट्स के अंदर बंद है। अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, सिर्फ ये इंटीजर लिख के उसके अंदर हम एक्स लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। जैसे ये देखें, अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अभी y जो है y इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, ये जो है ये स्ट्रिंग है। अभी मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लूँ y को, y में क्या स्टोर है, वही 22 जो है वो इंटीजर है, तो ये स्टोर हो जाएगा। मैं सेल को ऐड कर रहा हूँ प्रिंट z। अभी 0 भी इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोट में देखें ये 0.0 ऐड हो गया इसके साथ क्योंकि ये भी मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया है। अभी सेम मैं डेटा टाइप को देखना चाहता हूँ कि ये कौन से डेटा टाइप के हैं, लाइक टाइप ऑफ x स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ y इंटीजर है, एंड टाइप ऑफ ये जो है फ्लोट। अच्छा y, अभी ये जो है यहाँ पे z, ये फ्लोट। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर का किसको कहते हैं, ऑपरेटर उसको कहते हैं कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करने वाला, ऑपरेट करने वाला। यानी हमारे पास ये दो ऑपरेंड्स हैं, सही है। ऑपरेंड एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेंड है, ऑपरेंड सही है। और ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेटर ये वाला हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड वाला हो सकता है और सिंगल डिवाइड वाला हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है। ये सारे जो है हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अभी अगर हम दो डिजिट्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी ऐड करना चाहते हैं, अरिथमेटिक्स ऑपरेशन करने लगाना चाहते हैं, तो हम सिंपली बीच में ऑपरेटर साइन लगा सकते हैं इस तरह। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। और अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं किसी नंबर को, तो हम वो ये जो हम डेली लाइफ में डिवीज़न करते हैं वही डिवीज़न है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये सिंपली डिवीज़न है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे फ्लोर मिले, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे फ्लोर मिले ए बी, फ्लोर डिवीज़न, तो ये कैसा होगा कि इसको हमने
डबल बैक स्लैश लगाने हैं 3, यानी हमने सिर्फ इस वाले को हटाना है, इस पॉइंट फ्रैक्शंस वाले को हमने इग्नोर करना है, तो ये फ्लोर डिवीजन बन जाएगा। अभी ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही ऐसी हो सकती है, जैसे कि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि पावर ऐड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ए के ऊपर बी वाला पावर लग जाए, जैसे कि 10 to the power of 3, इसका मतलब ये है, तो वो 1000 बन गया है। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये भी ऑपरेटर की एक किस्म है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। इसको मैं मार्क डाउन कर रहा हूँ ताकि सही दिखाई दे। यानी हमने दो ऑपरेंट्स के बीच में कंपैरिजन करानी होती है कि एक ऑपरेंट दूसरे से छोटा है या बड़ा है, इक्वल है या इक्वल नहीं है, उस टाइप के ऑपरेंट्स। फिर वो हमें पलट के ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 5 और बी जो है वो 10 है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बड़ा है बी से तो ट्रू करो वरना फॉल्स, तो ये मुझे ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे सॉरी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे फॉल्स देगा, क्योंकि वो पिछला वाला वेरिएबल ले रहा था ए और बी वाला। सेम अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ए अगर बड़ा है, सॉरी ए अगर छोटा है बी से, तो क्या रिस्पांस मुझे मिलेगा, क्योंकि ए तो छोटा है और बी जो है वो बड़ा है, तो ये इट मीन्स कि इट्स ट्रू। और ये दोनों ए और बी की वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं, इक्वल तो नहीं है, तो ये फॉल्स होगा डेफिनेटली। और इसके अलावा हमारे पास और ऑपरेटर्स जो हैं वो नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद जो है वो है कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये वाले मैं अगेंस्ट कॉपी कर रहा हूँ इसको, ताकि सही दिखाई दे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स तब यूज़ होते हैं कि डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकाट्रॉनिक्स में और रोबोटिक्स फील्ड में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। एंड की खासियत ये है कि एक भी अगर वैल्यू दो ऑपरेंड में से एक भी, फर्स्ट वाली या सेकंड वैल्यू, इन दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। एक मिनट, फॉल्स ही आएगा। अगर मैं इसको ट्रू बनाता हूँ, इसको फॉल्स बनाता हूँ, तब भी फॉल्स ही आएगा, जब तक कि दोनों ट्रू ना हो जाए, अभी ट्रू आएगा। इसके अलावा अगर दोनों फॉल्स रहे तब भी फॉल्स आएगा। एंड का ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर gives you false if any one of it is false, यानी इन दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर जो है वो एंड की उलट है, यानी इसमें एक भी, इन दोनों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन अगर ट्रू आया तो ऑप्शन ट्रू ही रहेगा।
अगर दोनों ट्रू रहे तब भी ट्रू रहेगा, जब तक कि दोनों फॉल्स नहीं रहते। अगर दोनों फॉल्स रह गए तब तो फॉल्स आएगा इन दोनों केस में। और नॉट जो है वो इसके उलट है, यानी जब हमने ट्रू लिखा है तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। जैसे कि हमने कहा कि नॉट फॉल्स, तो ये इसको जो है वो इन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि नॉट ट्रू तो ये फॉल्स बना देगा। अभी जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हम असाइन करते हैं किसी वैल्यू को एक वेरिएबल में। लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मार्क डाउन कर रहा हूँ कि अभी हम जो है हमने मैथ्स में पढ़ा है डेली लाइफ में कि हम पहले ये लिखा करते थे कि इक्वल टू, इसका मतलब था कि इक्वल टू, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता। इसका मतलब होता है कि असाइन करो, असाइन यानी 5 की वैल्यू असाइन करो सी वेरिएबल को, सी वेरिएबल को। अच्छा, वेरिएबल से बात याद आ गई कि वेरिएबल जो होते हैं इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। लाइक नेम है, इसको हम यहाँ पे इंटीजर्स लगा सकते हैं। वेरिएबल कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि हम पहले इसे 2 लगा लें तो ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा, एरर देगा। सही है। यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, और हाइफन भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाइफन और अंडरस्कोर में फ़र्क है। ये हाइफन था, ये अंडरस्कोर था। अगर हम इसको दोबारा फिर से स्टार्ट से लगा लें तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एरर दे रहा है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में थे कि अभी सी को हमने असाइन, 5 को हमने असाइन किया किस में, सी वेरिएबल में। अभी सी जो स्टोर है, 5 जो स्टोर है वो सी में स्टोर है। और पाइथन में हम अगर चाहते हैं कि यानी a इज़ इक्वल टू b, तो उसके लिए हमने 2 बार ये ऑपरेटर्स लगाने हैं, इक्वल 2 बार लगाना है। तो इसका मतलब है कि a इज़ इक्वल टू b, और यहाँ इस केस में इसका मतलब है कि c जो है वो 5 के बराबर है। इसका मतलब नहीं है ऐसा, इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो असाइन हुआ है c को, c की वैल्यू है 5, तो c की वैल्यू है 5, ये यहाँ आ जाएगी, ये c यहाँ आ गया। 5 + 2 इज़ इक्वल टू 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ये और राइट हो जाएगा, 7 में स्टोर हो जाएगा। इसकी जो पिछली वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी c को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ। अभी हमने 2 के साथ इसको ऐड किया, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं अगर दोबारा प्रिंट करूँ तो मुझे c की वैल्यू 7 नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि 7 की वैल्यू c की वैल्यू 7 थी, तो 7 3 = 21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21, क्योंकि और राइट हो गई, इसलिए 21 आंसर मिल रहा है हमें। अभी स्ट्रिंग के साथ हम डील करते हैं। ये हमने लिखा कि हेलो वर्ल्ड, बीच में इंटेंशनली मैंने स्पेस बनाए है। इसको मैं करता हूँ रन, और इसमें इंडेंटेशंस होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। सॉरी, इंडेक्स का क्या मतलब है? इंडेक्स का मतलब है कि लोकेशन, यानी h जो है वो 0 लोकेशन पे पड़ा है, i जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा है, l जो है वो सेकंड लोकेशन पे पड़ा है। इस तरह 1 के बजाय हमने 0 से स्टार्ट लेना है, और ऐसे करते करते हम सबको, जो हम किसी भी लेटर को इस वर्ड में एक्सेस करेंगे वो इंडेक्स के थ्रू करेंगे। लाइक मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ पूरे टेक्स्ट को, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे सबसे पहला वाला लेटर मिले, तो मैं 0 इंडेक्स को
पॉइंट आउट करूँगा। 0 पे कौन सा वाला आ रहा है, एच। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बनाऊँ तो 0 पे तो स्पेस है, तो ये मुझे एम्प्टी देगा। देख, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड पे जो पड़ा है वो वाला चाहिए, सॉरी थर्ड पे। चलो थर्ड पे देखते हैं। थर्ड पे एल वाला 0 1 2 3। अभी फोर्थ पे देखते हैं। इसमें जो लास्ट वाला है उसको कंसिडर नहीं किया जाता स्लाइसिंग, वो स्लाइसिंग पे आते हैं हम बाद में। अभी लास्ट में जब इंडेक्सिंग करते हैं, लास्ट वाले को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो माइनस को चूज़ करते हैं, -0 इसको नहीं चूज़ करते। -0 को हम सेलेक्ट करते हैं तो -1 आ जाएगा और वो लास्ट वाले को पॉइंट आउट करेगा। जैसे अभी ये कर रहा है लास्ट वाले को पॉइंट आउट। अगर मैं 2 को करूँ -2, ये तो L को करेगा, ये वाला लास्ट वाला L। अगर 3 को करूँ तो ये पीछे से 3 को कर रहा है, यानी माइनस वाले जो है वो इस साइड से मूव हो रहा है, इस साइड से, और पॉजिटिव वाला जो है वो इस साइड से मूव कर रहा है। और स्लाइसिंग कहते हैं कि मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे ये वाला पोर्शन मेरे HELL वाला, अगर मैं चाहता हूँ कि ELL यहाँ तक पोर्शन मुझे चाहिए तो इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट से मुझे चाहिए 0 से लेकर 7 तक, और 7 बाय डिफ़ॉल्ट खुद इंक्लूड नहीं होगा। पहले मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ 0 से लेकर 4 तक। फोर्थ वाला जो है वो खुद स्टार्ट नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। 0 1 2 3 4 ओ इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 4 खुद इंक्लूड नहीं रहता। 0 से लेकर 3 तक हमें सब कुछ देगा, HELL आ गया, सही है। और मैं अगर 7 कर लूँ तो कोमा भी आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ से स्पेसेस भी इसने कंसिडर कर लिए। स्ट्रिंग मेथड्स को हम देखेंगे। ये एक मैसेज है हमारे पास, पाइथन इज़ फन। अभी ये मेथड्स जो है ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यानी बिल्ट इन होते हैं, तो हमें आसानी के लिए हमारे लिए आसानी होती है कि हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करें, और हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, उसके साथ डीलिंग करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हमारे टाइम वो बचाता है। मैसेज एक मैसेज है जिसमें स्टोर है माय पाइथन इज़ फन, तो इसको मैं .लोअर लिख रहा हूँ कि मुझे लोअर लेटर में ये चाहिए, लोअर केस में मुझे चाहिए, तो मैं उसको लोअर कर रहा हूँ। अभी मुझे अगर लेट सपोज पॉजिटिव में चाहिए तो मैं इसको अपर लिख रहा हूँ, और अगर मुझे स्ट्रिप यानी स्पेस रिमूव करना है, स्पेस जो है वो बीच वाले स्पेस की बात नहीं हो रही, ये फर्स्ट में यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वो छोड़ा है स्पेस, ताकि स्पेस रिमूव हो जाए। ये यहाँ से स्पेस को रिमूव करेगा पाइथन, यहाँ पे स्पेस रिमूव नहीं हुआ और यहाँ पे स्पेस रिमूव होता है। ये स्ट्रिप फंक्शन यूज़ होता है इसके लिए। अभी मैं फ़न को ऑसम की जगह पे लेना चाह रहा हूँ कि वो रिप्लेस हो जाए, तो मैसेज डॉट रिप्लेस बिल्टिंग फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। फ़न को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, ऑसम से, तो ये चेंज हो जाएगा फ़न की जगह ऑसम। अभी मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। स्प्लिट वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम किसी टेक्स्ट मैसेज को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम जब मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम बहुत से डिक्शनरी में कॉलम्स के साथ, बड़े मैसेजेस के साथ उसको स्प्लिट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो पहले हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक लिस्ट बन गया है, एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी है, सॉरी डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो स्प्लिट की मदद से हमने इस सिंपल टेक्स्ट को, सिंपल एक सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हमने
उसमें कन्वर्ट किया है, लिस्ट में कन्वर्ट किया और टोकनाइज भी हुआ है। टोकनाइज इस तरह हुआ है कि जो कॉलम्स आ गए हैं बीच में, इन कॉलम्स के बीच में वो वर्ड्स आ गए हैं, टोकनाइज हो गए हैं, यानी अभी ये एक टोकन का कंसिडर हो रहा है। 1 2 अभी ये जो है 3। एफ स्ट्रिंग, अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे स्ट्रिंग में। फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं कि जब हम अपने स्ट्रिंग में, जैसे एक यहाँ स्ट्रिंग था जो भी सेंटेंस हो इस तरह, उसमें हम डायनामिक चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक ये मैंने अपना नाम लिखा है कि बाय द वे मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, प्रिंट माई नेम इज़ वासिद खान। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, वे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना इसमें वेरिएबल्स है, ना कोई चेंजेस मैं इसमें ला सकता हूँ, डायनामिक चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन फॉर्मेटिंग वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमने किसी स्ट्रिंग सेंटेंस के अंदर अपने नेम को फॉर्मेट करना हो, किसी भी चीज़ को, कौन सा भी डेटा हो, यानी एज को मैं कर रहा हूँ और नेम को मैं कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग। ये करली ब्रेसेस के अंदर जो यूज़ हुआ है और यहाँ एफ लगाया है, इसकी वजह से हम इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। वो कैसे हुआ है, मैं यहाँ पे इनपुट मेथड ले रहा हूँ। मैं पहले बताता हूँ कि इनपुट किसको कहते हैं। इनपुट यानी मैं नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ किसको, अपने नेम को। इनपुट यूज़ होता है वहाँ पे जब मैं यूज़र से कुछ लेना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि यूज़र खुद रन टाइम में मुझे कोई रिस्पॉन्स दे दे। मैं चाहता हूँ कि एंटर यूर नेम। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये विंडो पॉपअप हुआ, ये मुझे कह रहा है कि मुझे एक नेम दो। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना नाम, ये आ गया मेरा नाम। ये इनपुट के ज़रिए हम यूज़र से कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसको कोड को। पहले तो हम इस तरह किया करते थे कि नेम इज़ इक्वल टू वासिद, लेकिन अभी हम जो है रन टाइम पे यूज़र से मांग रहे हैं। और अभी अगर ये इनपुट जो है वो सिंपल फॉर्मेट में, अभी मैं अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो फिर मैं इसको str लिखूँगा। अगर इंटीजर्स है तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। ये मुझे जो है बहुत फिर हेल्प देता है अगर मैं इसको वो डिफ़ाइन करूँ कि कौन से डेटा टाइप का ये से बिलोंग करता है। अच्छा, तो str यानी मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। अभी मैं इसको रन करता हूँ। खान लिख रहा हूँ, खान लिख लिया तो ये जो है वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। ये खान जो है ये नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। अभी मैं लिखता हूँ कि एंटर यूर एज, और इसी इनपुट को मैं इंटीजर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, इंटीजर से ओवरलैप कर रहा हूँ कि ये जो भी मुझे आंसर मिले वो इंटीजर में कन्वर्ट हो। तब मैं इसको रन करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ। ये एज 22 जो है वो ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग तो वैसे एक मैसेज है, ये स्टोर नहीं हुआ। स्टोर जो हुआ है वो 22 स्टोर हुआ है एज में। सही है। अभी इस फॉर्मेटिंग को यूज़ कर रहा हूँ, इस नेम को यहाँ पे, इस एज को यहाँ पे, कि मैंने जो नेम लिखा है वो यहाँ पे आ जाए और जो एज लिखा है वो
यहाँ पे आ जाए, बस सिर्फ इतना काम होता है फॉर्मेटिंग की। यानी दूर से किसी वेरिएबल्स को उठाता है और अपनी जो हिस्सा जो इसने बनाया होता है वो वहाँ पे रखता है। सिर्फ इसका ये काम होता है, किसी दूर से किसी वेरिएबल को अपने अंदर अटैच करता है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। माई नेम इज़ खान एंड माई एज इज़ 22। एज की वैल्यू यहाँ पे आ गई और नेम जो है वो खान की जगह पे आया है, क्योंकि नेम जो है यहाँ से आया है, एज जो है यहाँ से आया है। ये करली ब्रेसेस मस्ट है और ये कोड से पहले एफ लगाना मस्ट है। अभी आते हैं कंट्रोल फ्लो की तरफ, यानी इफ़ एल्स। मार्क्स को हमने डिफाइन किया है कि मार्क्स अगर लेट्स से 70 है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो प्रिंट करो ग्रेड ए। एल्स इफ़ अगर नहीं है, यानी इसका अगर ये गलत हुआ तो फिर यहाँ पे आ जाओ, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगर 60 से ग्रेटर हुए तो फिर बी को प्रिंट करो। अगर ये भी नहीं हुए एल्स, इसके यानी ये दोनों कंडीशंस अगर फेल हुए एल्स, तो लास्ट पॉइंट जब बचता है तो यहाँ पे आ जाओ एल्स, प्रिंट ग्रेड सी बी। यानी ये जो है 80 से कम है, 60 से ज़्यादा है, तो ये बी वाली कैटेगरी में आ गया। अगर ये जो है वो 80 से ज़्यादा हो या अब वर्कफ्लो में मार्क्स जो है वो 85 आ जाएंगे और मैं इफ़ एल्स लगाता हूँ कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है, प्रिंट करो ग्रेड ए। अगर इससे कम हुए और 60 के बीच में रहे, एल एफ का मतलब है एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60, यानी 60 और 80 के बीच में रहे तो प्रिंट करो ग्रेड बी को। और अगर दोनों ब्लॉक्स जो है ये फेल हो गए, यानी कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो क्या करो, एल्स वाले ब्लॉक में चले जाओ और इसको करो एग्जीक्यूट, इस ब्लॉक को। लाइक इट इज़ 85 तो ग्रेड ए ही होगा। अगर मैं 60 और 80 के बीच में रखता हूँ इसको, लेट्स से 70, तो ये बी होगा। और अगर मैं 60 से कम लिखता हूँ, लेट्स से 59 लिखता हूँ, तो ये सी होगा। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कंट्रोल फ्लो में, फॉर लूप में, वाइल लूप में इंडेंटेशन की एक एरर होता है जब हम जो किसी भी अपने कोड को यानी अपनी जगह से हिलाएं। लेट्स से ये वाला ब्लॉक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो ये एरर देगा। अपनी जगह से मैंने इसको हटाया है तो इंडेंटेशन एरर आ गया है। सही है। एक टैब का जो स्पेस होता है ये इसके लिए मस्ट होता है और ये ख़ुद ही बताता है। मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ये कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ से शुरू करना है। तो बिल्कुल जो भी मैंने लिखना होता है तो इसके साथ अलाइन करना होता है इस तरह। ये जो है सारे इंडेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। और इसको मैं अगर लेट से बिल्कुल एक भी वो करूँ ना, अपनी जगह से सिर्फ एक भी हिलाऊँ, एक स्पेस भी हिलाऊँ, जिस तरह वाजे हैं फ़र्क, तब भी इंडेंटेशन एरर होगा। 85 में 85 सॉरी देखिए। और अगर ये एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन जो ये अगर हम इसके अंदर मल्टीपल लूप्स लगाएं तब जो है वो इंडेंटेशन एक से फॉलो होकर दूसरी के अंदर जाएगा। यानी पहले अगर हम फॉर लूप बनाएं ना इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 और इसके अंदर लिखेंगे इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, लेट्स मैं 3 लिखता हूँ, प्रिंट आई।
इस तरह इन ऐसे केसेस में कि एक फॉर लूप है, इसके अंदर जो है वो दूसरा है, तो मैं इसको फ़िलहाल कट कर रहा हूँ। ये तो है अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं। देखिए एरर थ्रो कर रहा है, अभी ये एरर थ्रो कर रहा है। और यहाँ पे भी थ्रो कर रहा है। इंडेंटेशन का एरर अभी चल रहा है, कहाँ पे कोड जो है वो फट रहा है। चलो एनीवे, इसको जो है कहाँ पे लेके आना पड़ेगा। हाँ अभी शो कर रहा है, अभी इंडेंटेशन एरर नहीं थ्रो कर रहा। लेकिन इसका बहुत बड़ा ध्यान देना है कि ये ब्लॉक जो है अभी ये इसके अंदर आना चाहिए। मैं जब पहले कर रहा था तो ये प्रिंट को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था जो मुझे एरर दे रहा था। तो ये प्रिंट जो है ये फॉर का नहीं है, अब ये इफ़ का है। तो आते हैं अपने मकसद की तरफ। तो हमारा मकसद ये था इफ़ एल्स इफ़ का। और इंडेंटेशन के बारे में आपको बताना था कि इंडेंटेशन एरर क्या होता है और इसको किस तरह आपने डील करना है। इसके बाद ये जो कोड लिखा है ये लाइन को चेंज करने के लिए लिखा है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ दिस इज़ पाइथन कोर्स /n, ये यहाँ से न्यू लाइन शुरू हो जाता है और यहाँ से आती है फॉर लूप की बारी। फॉर आई जो है मैं जो भी लिख सकता हूँ आई की जगह से, आई इन रेंज ऑफ 6, यानी 6 तक के रेंज में आई को जो है आइट्रेशन कर लो 0 से लेकर 6 तक। 0 1 2 3 4 5 6 खुद जो है उसमें काउंट नहीं होता। लेट्स मैं कहता हूँ कि मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे 2 से चाहिए, तो 2 से लेकर 5 तक मुझे यहाँ पे सब कुछ सारे जो इंटीजर्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ मैं आई की जगह पे और भी कुछ लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आई ही रहेगा, सही है। एंड इसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप भी सेम ही आइटरेशन की तरह काम करता है, आइटरेट करता है। और लेट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि काउंट की वैल्यू जो है वो 1 है, स्टार्ट वैल्यू। मैं वाइल को कह रहा हूँ कि इंक्रीमेंट कर लो, कहाँ तक, 5 तक जाओ, काउंट कर लो, यानी इस लूप को कंटिन्यू कर लो जब तक कि काउंट जो है, काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है। कंटिन्यू करते जाओ जब तक 5 आ जाए, तब क्या करना, स्टॉप। वाइल ये काम करता है। अभी काउंट की वैल्यू जो है वो 1 है, आएगी 1 की वैल्यू यहाँ जैसे, यानी 1 इज़ लेस देन 5, सही है। इसके बाद प्रिंट होगा 1। काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू 1 है ना, काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हुआ। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 के साथ 1 प्लस हुआ तो आया क्या, 2। अभी 2 गया ऊपर, यहाँ पे यहाँ 2 आ गया। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। प्रिंट कर लो 2 को, सही है। 2 को इंक्रीमेंट कर लो, 2 प्लस 1 3 हो गया। 3 इसमें स्टोर कर लो, 3 इसमें स्टोर कर लो। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इसमें स्टोर हो गए। फिर से लूप चल रहा है। 5 अभी 3 हो गया, यहाँ पे 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, सही है। तो आ जाओ यहाँ भी प्रिंट किया है, 3 आ गया है। 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4,
यहाँ जो है वो 4 चल रहा है, सही है। अभी काउंट के अंदर 4 स्टोर हो गया है, 4 फिर से चला गया है ऊपर, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 4 प्रिंट हुआ, सही है। अभी 4 की वैल्यू यहाँ आ गई, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 की वैल्यू जो है काउंट में स्टोर हो गई, तब ऊपर चला गया यहाँ, फिर काउंट की वैल्यू भी 5 हो गई। 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। प्रिंट कर लो काउंट को, सही है। 5 आ गया है, काउंट प्लस 1 मीन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अभी क्या हो गया है, 6। 5 प्लस 1 6 हो गए, 6 स्टोर हो गए काउंट में। अभी जाओ काउंट, अभी यहाँ जाओ, यहाँ देख लो कि काउंट की जगह क्या आएगा, 6, क्योंकि यहाँ से 6 गए, 6 में काउंट में 6 स्टोर था। 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, नो इट्स रॉन्ग। अभी ये जो है यहाँ पे वाइल लूप जो है यहाँ फॉल्स, वो रिकमेंड कर देगा कि भी फॉल्स है। स्टॉप हो जाओ यहाँ तक। आई होप कि समझ आ रही है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं लूप्स को। मैं कह रहा हूँ कि इफ़ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेकर 10 तक, मैं रेंज बता रहा हूँ, सही है। कॉलन, फिर अगर आई, ये वाला आई यानी ये मुझे नंबर्स देंगे 1 से लेकर 10 तक। सॉरी, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स देंगे। 4 कह रहे हैं कि 4 इन रेंज ऑफ 1 से लेकर 10 तक। इफ़ अगर i इज़ इक्वल टू 5, अगर i की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 5 है, कंटिन्यू, तो इससे आगे कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू हो जाओ इससे आगे। क्या कर लो, सिर्फ 5 को स्किप कर लो, मीन्स कि 5 जो है ये स्किप हो जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सही है। लेकिन 10 जो है खुद काउंट नहीं होगा, 9 तक जाएगा। अभी वो कह रहा है कि फॉर i इज़ इक्वल टू 8, जैसे 8 तक चले जाओ तो ब्रेक कर लो। इफ़ i इज़ इक्वल टू 8, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, डबल है। इट मीन्स दैट इफ़ i इज़ इक्वल टू 8, अगर i बन जाए इक्वल 8 के, तो स्टॉप कर जाओ। ब्रेक मीन्स ब्रेक द लूप, स्टॉप दिस लूप, और i को प्रिंट करते जाओ, यानी हर एक लूप में प्रिंट करते जाओ i को। यानी मैं अभी इसको रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 नहीं है, देख 5 को स्किप कर दिया है। 7 और 8 खुद जो है इसमें शामिल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 5 की जगह पे 3 को करता हूँ तो ये 3 स्किप हो जाएगा। ब्रेक 8 पे ब्रेक हो गया, और प्रिंट जो है वैल्यू को प्रिंट कर रहा है हर एक में कि मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसके बाद हम फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस में हम पहले डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन लिखते हैं कि हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं इस नेम से, हेलो नेम से। आप जो भी लिख सकते हैं, यानी हाय वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड या हाय वर्ल्ड एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूँ कि हाय वर्ल्ड, और मैं जो है यहाँ पे मैंने फिर से वही वो यूज़ किया है प्रिंट, और मैं लिख रहा हूँ कि हाय हाउ आर यू, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। नेम कौन सा वाला नेम, ये वाला नेम, और इसको मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग में। फॉर्मेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जैसे ही नेम आएगा डायरेक्टली यहाँ पे ये इसको मैप करेगा, सही है। मैं इसको हटा रहा हूँ, एक ही बात है।
नेम आ गया है। अभी मैं इसको हाय लिख रहा हूँ कि हाय वर्ल्ड, हाय हाउ आर यू वासिद। सेम फंक्शन को मैंने यूज़ किया है, एज अ टेम्पलेट बन गया है मेरे पास। हाय आ गया है, हाय वर्ल्ड वही फंक्शन है, मैंने ये फंक्शन को यूज़ किया है। अभी ये फंक्शंस मेरा कुछ ऐसे दिखाई देगा, यानी एक फंक्शन है जिस तरह हमने वहाँ पे यूज़ किया था कि मैसेज डॉट स्ट्रिप वगैरह, मैसेज डॉट वगैरह, उस तरह वो मेथड था। ये भी एक मेथड है जो हमने ख़ुद बनाया है, ये भी उसी तरह ही काम करता है। भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो भी नेम लिख रहा हूँ खान, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सही है। खान हाय कॉमा हाउ आर यू, आप कैसे हो खान, आ गया है यहाँ पे, डायरेक्टली पॉइंट हो रहा है, सही है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी नंबर्स को ऐड कर लूँ, तो यहाँ तो हमने एक आर्गुमेंट पास किया था, अभी दो को कर रहा हूँ, तो रिटर्न की मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं ए और बी को, ए और बी प्रिंट हो रहे हैं। ओके, यहाँ जो है इंडेंटेशन का एरर फिर से थ्रो कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि 3 और 5 को ऐड किया जाए तो अच्छा होगा। मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे ऐड करवा लो 3 और 5 को। अगर मैं यहाँ रिटर्न लिखता हूँ कि रिटर्न कर लो, रिटर्न ए प्लस बी, ये भी वही सेम करता है लेकिन विदाउट एनी मैसेज, सिर्फ मुझे रिज़ल्ट डिस्प्ले कराएगा जैसे प्रिंट कर रहा था। लेकिन प्रिंट जो था वो एक मैसेज प्रिंट, वो एक मैसेज के साथ मुझे रिज़ल्ट शो कर रहा था, लेकिन ये मुझे सिर्फ जो है एक रिज़ल्ट पेश करेगा, सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी मैसेज। रिटर्न कर रहा है ए और बी जो भी हैं वो स्टोर हो रहा है इस फंक्शन में ऐड में, और मैं कह रहा हूँ कि 3 और 5 को ऐड कर लो। 3 और 5 भेजा जाएगा किसको, रिटर्न को, रिटर्न इन दोनों को सम करेगा, फिर एडिंग के पास भेजा जाएगा, फिर एडिंग मुझे ये रिज़ल्ट दे रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो तो मैं उसके साथ किस तरह डील कर सकता हूँ। तो आर्ग्स, ARGS स्टैटिक आर्ग्स की मदद से मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सम कर लूँ इन आर्गुमेंट्स को। तो मैं कैसे करता हूँ, तो वैसे सेम ही फार्मूला है जिस तरह मैंने ऊपर से किया है, सेम ही फंडा है यहाँ पे भी। तो मैं 2, 4, 6, 8 और इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये 20 आ रहा है। अगर मैं इससे और भी बढ़ाना चाहूँ कि 10 भी इसके साथ कर लो तो 30 आ जाएगा। जितनी भी आर्गुमेंट्स अगर मैं पास करना चाहूँ तो सबको ये जो है सम कर लेगा। अच्छा, लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये एक ऐसा फंक्शन है कि बहुत काम आता है मशीन लर्निंग में, जहाँ पे हम मिलियंस ऑफ रोज़ का डेटा सेट होता है या हज़ारों लाखों रोज़ होते हैं जहाँ पे, तो हम उसके साथ डील करते हैं। तो हम एक एक रो के अंदर एक एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शन काम आता है। लैम्डा क्या करता है? लैम्डा ये करता है कि बताता है एक एलिमेंट को, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 5 4, ये जो है एक एलिमेंट है। लैम्डा क्या करता है? लैम्डा एक एक एलिमेंट को चूज़ करके उस पर ऑपरेशन करता है, यानी पहले 1 को लेगा, फिर 2 को लेगा, फिर 3 को लेगा, फिर 4 को लेगा, सबको एक एक जो है बारी देगा, ऑपरेशंस करते जाएगा और करते करते जाएगा, सारे जो है उसको रिज़ल्ट जो है अपना अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हर एक उस पे वैल्यू पे। अच्छा, लैम्डा जो है, मैं कह रहा हूँ लैम्डा को मुझे ऑपरेशन चाहिए एक्स पे। लैम्डा कह रहा है कि ओके ठीक है, मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रहा हूँ कॉलन, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मैंने, तो मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि मुझे इसका पावर चाहिए 2, जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ उसके मुझे पावर 2 चाहिए।
और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ किस में, स्क्वायर में। यानी सारा जो फंक्शन है मेरा जो फंक्शन है वो सिर्फ वेरिएबल में स्टोर है, स्क्वायर वेरिएबल में। अभी मैं स्क्वायर को पास कर रहा हूँ 5 क्या है, 5 ये वाला एलिमेंट है ये जिस पे ऑपरेशन मुझे करना है। तो मैं लैम्डा को कह रहा हूँ कि 5 पे ऑपरेशन कर लो, और कौन सा वाला, ये वाला ऑपरेशन कि मुझे उसका स्क्वायर लेना है, तो ये रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स वो उसको कहते हैं कि जिसमें हम वास्ट नंबर ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। उस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन करते हैं और फिर इंडेक्सिंग करते हैं, यानी रिमूव भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक नेम्स है, नेम का कॉलम है, नेम का नहीं याद, फ्रूट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रूट्स लिखता हूँ, एप्पल या डबल पी है लेकिन, ऑरेंज और और अच्छा यहाँ पे क्या होगा, मैंगो लिखता हूँ मैं, चलो ये एक लिस्ट है, डेटा है, इसमें हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इन केस मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे फ्रूट्स डॉट अपेंड, यानी मैंने जो है ऐड करना है दूसरा फ्रूट जो भी हो। लेट से मैंने इसको जो है अपेंड करना है। अभी मैं देखना चाहता हूँ क्या हो गया यार, PRINT प्रिंट UITS फ्रूट्स बेरी ऐड हो गया है। ये हम हमें वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट होता है, स्टूडेंट्स के नाम होते हैं या कोई स्टूडेंट्स आता है या कॉलेज जो है लीव करता है, तो वहाँ पे हम न्यू एंट्री करते हैं या उसको जो है ड्रॉप आउट करते हैं। यानी अगर मैंने किसी को जो है ड्रॉप आउट करना हो, FRUTIS फ्रूट्स डॉट रिमूव, मैंने कौन से वाले करना है, लेट से एप्पल जो है वो कॉलेज छोड़ के चला गया है नाराज़ होके। अभी मैं फिर से जो है इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो ऑरेंज मैंगो एंड बेरी रह गए हैं। इसके अलावा जो है फ्रूट्स ट्यूपल्स दूसरे टाइप ऑफ डेटा सेट्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 4 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक लिस्ट होता है, एक ट्यूपल होता है, और दूसरा होता है डिक्शनरी, और एक सेट होता है, सेट लिस्ट। इसको मार्क डाउन करते हैं रीडेबिलिटी के लिए ताकि रीडेबल हो, और ट्यूपल्स को भी रीडेबल बनाते हैं। अच्छा, ट्यूपल्स सेम लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट
इसमें इम्यूटेबल होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं, ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं कुछ। और लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि FRUITS फ्रूट्स ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज इज इक्वल टू बनाना। नहीं हो रहा यार, इसमें नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इसको जो है कुछ भी म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी इम्यूटेबल का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, और एक बार जो बन गया तो वैसा ही है। जैसे मैं लिखता हूँ कि माई ट्यूपल, इसको टपल भी कहते हैं और ट्यूपल भी कहते हैं, 1 2 3 4। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे माई ट्यूपल, उसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाला दिखाई दे। फर्स्ट वाले पे ये है, दूसरे पे दूसरा नंबर है, दूसरे पे तीसरा नंबर है, सॉरी। तो इसमें मैं किसी किस्म की वो एडिशन वगैरह नहीं कर सकता। जैसे कि कॉपी कर लो इसको, Ctrl+V। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 ऐड कर लो तो ये एरर थ्रो करेगा, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसमें। ट्यूपल्स में मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है, जैसे हमने बनाया वैसे ही ये रहेगा। ना कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, और ना एडिशन कर सकते हैं, और ना रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर अपेंड किया है, मीन ऐड किया है हमने, और यहाँ जो है वो हमने रिमूव किया है। लेकिन यहाँ पे जो है we cannot remove neither add, ना हम ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं ट्यूपल्स में। ये इम्यूटेबल इसलिए कहा जाता है इसको। इसके बाद आती है डिक्शनरीज़ के बारे में। डिक्शनरीज़ जो है वो दो चीज़ों पे वो करती हैं, डिपेंडेंसी रखती है। एक होती है एक मिनट, कीज एंड वैल्यूज। की एंड वैल्यू, की मतलब कि मिसाल के तौर पर नेम है, ये नेम की हो गया, वैल्यू इसका वैल्यू क्या हो गया, वासिद। सही है। अभी एज जो है वो की हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो मिसाल के 21 23 जो भी है वो इसका वैल्यू हो गया है। इसका मतलब ये है डिक्शनरीज़। अभी हम डिक्शनरी बनाते हैं डिक्ट के नाम पे, तो हम लिखते हैं कि नेम, यहाँ कुछ और अंग्रेज़ी का नाम लिखते हैं जॉन, और फिर यहाँ हम लिखते हैं एज को, एज हो जाएगा 30। ये बन गई डिक्शनरी। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे डिक्ट का नेम चाहिए, तो उसका मुझे रिटर्न हो जाएगा उसका नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एज चाहिए तो एज हो जाएगा रिटर्न। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि
मैं और राइट कर लूँ, चेंज कर लूँ किसी वैल्यू को। डिक्ट के अंदर मैं लेट से एज को चेंज करना चाहता हूँ 30 की बजाय 36। चलो 36 अभी मैं प्रिंट करता हूँ। फिर को चला गया यार कोड। प्रिंट देख 36, देखो 31 की जगह 36 को चला गया है। अभी हम देखते हैं सेट्स को। सेट्स वही सेट्स होते हैं जो हम पाइथन में मैथ्स में पढ़ते थे, वही सेट है। सेट 1 जिस तरह सेट 1 में यूनियन इंटरसेक्शन जिस पे हम किया करते थे। डिक्शनरी और सेट्स में दोनों में करली ब्रेसेस यूज़ होते हैं। 1 2 3 सेट्स में ये होता है कि डुप्लिकेट्स अलाउड नहीं होते और इंडेक्सेस भी नहीं होते। यहाँ तो इंडेक्स हो सकते हैं। इंडेक्स पे हम जो है वो इंडेक्स डिक्शनरी का इंडेक्स जो था वो नेम था और एज था इस तरह। और यहाँ भी इंडेक्स था, लिस्ट में भी इंडेक्स था, ट्यूपल्स में भी था, डिक्शनरी में भी इंडेक्सेस थे, लेकिन सेट्स में इंडेक्सेस नहीं होते। सेट 1 मैं रख रहा हूँ, ये सेट 2। आप गूगल भी कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है। 3 4 5 मैं लिखता हूँ कि प्रिंट कर लो सेट 1 को यूनियन करना है मैंने। यूनियन आ जाओ भाई, चलो खुद ही लिख लेता हूँ। अच्छा, यूनियन को कर लो किसके साथ? सेट 2 के साथ। ये बन गया सेट 2 के साथ यूनियन। अभी मैं अगर चाहता हूँ कि इनका इंटरसेक्ट करा लूँ इंटरसेक्शन, तो वो कुछ यूँ होगा। इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ 3 पॉइंट पे हो रहा है।